दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता परीक्षा यानी कि राजकीय महाविद्यालय में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है वो देखेंगे। जेडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 2017 की परीक्षा है, जो परीक्षा 3 नवंबर 2019 को हुई थी। आइए देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प है ना। तो व्याख्या देखते हैं इसका कि भूषण जसवंत सिंह, कर्णाभरण कवि गोविंद कर्णाभरण कवि गोविंद, रतन हजारा रसनिधि, रस रहस कुलपत मिश्र। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। कविवर गंग के संबंध में यह किसका कथन है? तो है भिखारी दास का कथन है। उपयुक्त कथन रीतकालीन के प्रसिद्ध कवि भिखारी दास का है। भिखारी दास द्वारा लिखित कृतियां हैं तो काव्यनिर्णय, रस सारांश, छंदार्णव, पिंगल, श्रृंगार निर्णय, नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, छंद प्रकाश, शतरंज शतिका और अमर प्रकाश। बीती विभावरी जागीरी, अंबर घट में डूब रही तारा घट ऊषा नगरी। इस उदाहरण में उपयुक्त अलंकार है तो रूपक अलंकार है। बीती विभावरी जागरी जी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक जागरण गीत है जो लहर काव्य संग्रह में संकलित है। इस उदाहरण में कवि मानवीकरण के द्वारा उषा रूपी सुंदर नायिका का रूप चित्रण किया है। नायिका को जगाते हुए कवि कहते हैं कि री सखी रात बीत चुकी है, प्रभात हो गया है, अब तू जाग जा। देखो उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घोड़े को लेकर आकाश रूपी पनघट में डूब रही है। तारे आकाश में डूब रहे हैं और प्रभात हो रहा है। इस प्रकार कवि ने उषा के आगमन से अंधकार के तिरोहित हो जाने तथा तारों को प्रकाश में विलीन होने की क्रिया को रमणी घट और पनघट के रूप में प्रकट किया है। सखी संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो स्वामी हरिदास को। सखी संप्रदाय निम्बार्क मत की एक शाखा है जिसकी स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी। इसे हरिदास संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की उपासना सखी भाव से की जाती है, अर्थात इसमें भक्त अपने आप को श्री कृष्ण की सखी मानकर उनकी सेवा तथा उपासना करते हैं। जबकि हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। बिहारी को किस श्रेणी के रीत कवियों में माना जाता है? तो है रीत सिद्ध कवि। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। रीत सिद्ध कवि हैं तो बिहारी, सेनापति, बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि और पजनेश। रीत मुक्त कवि हैं घनानंद, आलम, शेख, बोधा, बुद्धसेन, ठाकुर और ठाकुर बुंदेलखंडी। नेक्स्ट है रीतकालीन कवि, रीतबद्ध कवि। रीतबद्ध कवि हैं केशव, चिंतामणि और मतीराम, रथलीन, भूषण, कुलपति मिश्र, भिखारी दास आदि। भिखारी दास दूल्हा आदि। तुलसी, बिहारी, मतीराम और बिंद आदि कवियों की 7 सत्सइयों का संकलन सत्सई शतक में हुआ। इस सत्सई शतक के संकलनकर्ता कौन थे? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास। सत्सई शतक के संकलनकर्ता डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। श्याम सुंदर दास हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक और शिक्षाविद हैं। उन्होंने राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह के साथ मिलकर सन 1893 ईस्वी में नागरी चरणी सभा की स्थापना की। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है जिसका विवरण इस प्रकार है। मौलिक रचनाएं: हिंदी काव्य रत्नमाला भाग 1 और भाग 2 1909 से 15, साहित्य लोचन 1922, भाषा विज्ञान 1923, हिंदी भाषा का विकास 1924, गज कुसुमावली 1925, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1927, हिंदी भाषा और साहित्य 1930, गोस्वामी तुलसीदास 1931, रूपक गोस्वामी 1931, भाषा रहस्य भाग 1 1935, हिंदी गद्य के निर्माता भाग 1 और भाग 2 1940-41, मेरी आत्म कहानी
मेरी मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी संपादित ग्रंथ है तो संपादित ग्रंथ हैं तो श्याम सुंदर दास के संपादित ग्रंथ हैं चंद्रावती नाचकेतोपाख्यान 1901, छत्र प्रकाश 1903, रामचरितमानस 1904, पृथ्वीराज रासो 1904, हिंदी वैज्ञानिक कोश 1906, वनिता विनोद 1906, इंद्रावती 1906, हमीर रासो 1908, शकुंतला नाटक है 1908, हिंदी शब्दसागर 1916, मेघदूत 1920, परमार रासो 2021, अशोक की धर्मलिपियाँ 1923, भारतेंदु नाटकवली 1927, कश्मीर ग्रंथावली 1930 ईस्वी, सत्सई सप्तक 1930 ईस्वी, नागरी प्रचारणी पत्रिका भाग 1 से 18, सरस्वती 1900 से 1902 ईस्वी तक। देव माने जाते हैं तो देव माने जाते हैं रसवादी आचार्य, देव रसवादी आचार्य माने जाते हैं। नेक्स्ट है देवदत्त रसवादी आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने रस क्षेत्र में छल नामक नवीन 34वां स्थायी भाव की उद्भावना की है। देव आचार्य एवं कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, देव चरित्र, जाति विलास, रस विलास, प्रेमचंद्रिका, सुजान विनोद, रसानंद लहरी, शब्द रसायन, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, प्रेम पच्चीसी, तत्व दर्शन पच्चीसी, आत्म दर्शन पच्चीसी, देव शतक और देव माया प्रपंच आदि। निम्नलिखित में से विट्ठल नाथ के शिष्य हैं तो है नंददास। वल्लभाचार्य के पुष्ट मार्ग के 8 कवियों पर वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लाई, जिन्हें अष्टछाप के कवि कहा जाता है। इन 8 कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और शेष 4 गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास तथा कृष्णदास। विट्ठलनाथ के शिष्य नंददास, गोविंद स्वामी, छीस स्वामी तथा चतुर्भुज दास। अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी, नूर मोहम्मद पंचाध्यायी 1699 ईस्वी, शेख रहीम चंदायन 1379 ईस्वी, मुल्ला दाऊद, हंस जवाहिर 1736 ईस्वी, कासिम शाह। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है तो वर्ण व्यवस्था का समर्थन। संत काल की प्रवृत्तियां हैं तो गुरु की महत्ता, आडंबरों का खंडन और रहस्यवादी भावना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, ज्ञान और प्रेम पर बल, योग व भक्ति का समन्वय, मानवतावादी दृष्टि, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, छुआछूत पर वर्ण व्यवस्था का विरोध, अनुभूत की प्रामाणिकता, समानता पर बल, लोक भाषा तथा सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग आदि। अतः इन प्रवृत्तियों से स्पष्ट है कि संत कवि वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। सूफी काव्यधारा के भक्ति काल की एक प्रमुख धारा है। इस काव्यधारा को रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम मार्गी शाखा कहा है। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। उन्होंने ईश्वर को नारी प्रेमिका और जीवात्मा साधन को पुरुष प्रेमी के रूप में कल्पित किया है। उसका मत है कि लौकिक प्रेम के माध्यम से ही अलौकिक प्रेम की प्राप्ति संभव है। इसीलिए उन्होंने इश्क मजाजी लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने पर बल दिया है। सभी सूफी कवियों ने मंशवी शैली में प्रबंध काव्यों की रचना की है। सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं: आसाइत, हंसावली, मुल्ला दाऊद, चंदायन या लोरकहा, मंझन, मधुमालती, उस्मान, चित्रावली, जायसी, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, शेख नबी, ज्ञानदीप, पोहकर रस रतन। ये ब्रजभाषा के
ये ब्रजभाषा के मतराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्मावत से तट टक्कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? तो बेनी प्रवीण के लिए कहा है। उपयुक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने बेनी प्रवीण के लिए कहा है। बेनी प्रवीण रीतकाल के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने 1817 में नवरस तरंग नामक ग्रंथ लिखा है, जिसमें नायिका भेद, रस भेद और भाव भेद का निरूपण हुआ है। इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्ण है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के लिए है? तो घनानंद के लिए। घनानंद के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन, इनकी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्ण है। वे वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक और जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से यह वियोग प्रशांत और गंभीर है। ना उसमें करवटें बदलना है, ना सेज पर आग की तरह तपना है, ना उछल उछल कर भागना है। उनकी मौन मध्य पुकार है। ये साक्षात रसमूर्त और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में हैं। छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रज रस के रचनाकार का नाम है राय कृष्णदास। राय कृष्णदास ब्रजरस और भावुक, वियोगी हरि, भावना, प्रार्थना, अंतर्नाद, प्रेम, प्रेम शतक और वीर सत्सई आदि है। बेढ़व बनारसी है काव्य कमल। श्रीनाथ सिंह है उलझन, क्षमा, प्रेम परीक्षा, ब्रजमंडल, जागरण और अपहृता। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। तो कौन थे? उस्मान। हाजी बाबा उस्मान, शेख मोहम्मद गौस मंझन, शेख बुरहान कुतुबुन और शेख मुहीउद्दीन जायसी। हिंदी रीत ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो है चिंतामणि से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि से हिंदी रीत ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ माना है। हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तम मध्यकाल प्रकरण 1 में शुक्ल जी लिखते हैं कि हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीत काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। अतः विकल्प ए सही है। बेनी, महाराज जसवंत सिंह तथा भूषण रीत काल के प्रसिद्ध कवि हैं। निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। दिए हुए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। उस्मान चित्रावली 1613, नूर मोहम्मद अनुराग बासरी 1764, कुतुबान मृगावती 1503, कासिम शाह हंस जवाहिर 1736। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकलाप है। उक्त का पंक्तियों के रचनाकार हैं सुदामा पांडे और धूमिल। उक्त का पंक्तियों के रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल हैं। यह पंक्ति उनकी कविता संसद से सड़क तक से ली गई है। धूमिल के 3 काव्य संग्रह हैं, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे तथा सुदामे पांडे का प्रजातंत्र। उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद आदि। निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंद्र युगीन नहीं है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। भारतेंद्र युगीन कवि हैं तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, जगमोहन सिंह, राधा कृष्णदास, दुर्गादास व्यास और लाला श्रीनिवास दास तथा नवीन चतुर्वेदी। जबकि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के कवि हैं। हो गया व्यर्थ जीवन में रण में गया हार, यह काव्य पंक्ति निराला की किस कविता में है? तो है वनमेला। उपयुक्त काव्य पंक्ति निराला की वनमेला कविता से ली गई है। निराला छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में कल्पना के साथ साथ यथार्थ को भी प्रमुखता से चित्रित किया है। वे हिंदी के मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनके प्रमुख संग्रह हैं अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936,
और तुलसीदास 1938, अणिमा 1943, कुकुरमुत्ता 1942, नैपत्य 1946, बेला 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीतगुंज 1954, संध्या काकली इत्यादि। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र, चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध, धूप के धाम गिरजा कुमार बहादुर, टूटने का सुख भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है तो सुमित्रा नंदन पंत की। गिरजा का घंटा सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता मानी जाती है। यह कविता 1916 में प्रकाशित हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पंत को छायावाद का प्रतिनिधि कवि मानते हैं। उन्हें छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं उच्छ्वास 1920, ग्रंथ 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्णकिरणा 1947, स्वर्णधूल 1947, युगपथ 1948, उत्तरा 1949, रजत शिखर 1951, शिल्पी 1952, अतिमा 1955, वाणी 1957, सवर्ण 1957, काला और बूढ़ा चांद 1959 है। मैथिली शरणगुप्त की यशोधरा की विधा है तो है चंपू। मैथिली शरणगुप्त कृत यशोधरा चंपू काव्य है। इसका प्रकाशन 1933 में हुआ था। यह गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की विरहजन पीड़ा की अभिव्यक्ति अत्यंत मार्मिक ढंग से की गई है। यह गद्य पद मिश्रित विधा है, इसीलिए इसे चंपू काव्य कहा जाता है। छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। यह उद्घोष है तो महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। नंद दुलार बजपेयी मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। जयशंकर प्रसाद। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूत मची अभिव्यक्त होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिव्यक्त किया गया है। रामविलास शर्मा। छायावाद स्थूल के प्रति सोच का विद्रोह नहीं, वाराणवाद होती नैतिकता है। रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है तो है शमशेर बहादुर सिंह ने। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है। मुक्तिबोध एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है। मुक्तिबोध की रचनाओं के विवरण इस प्रकार है। काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा 1964, भूरी भूरी खाक धूल 1980, कहानी संग्रह है काठ का सपना 1967 ईस्वी, सतह से उठता आदमी 1971 ईस्वी, विपात्र आदि। आलोचना कृति है कमानी एक पुनर्विचार 1961, नई कविता का आत्मसंघर्ष 1964, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971। निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रकृति नहीं रही है तो है कल्पना का अतिरेक। ये नहीं रही है। राष्ट्रीयता, विधात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण, यह द्विवेदी युग की विशेषता है। द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां हैं राष्ट्रीयता, विधात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, मानवतावादी विचारधारा का प्रादुर्भाव, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, काव्य रूपों की विविधता, अनुदित रचनाएं, प्रबंध काव्यों की रचनाएं इत्यादि। जबकि कल्पना का अतिरेक छायावाद की प्रवृत्ति है। फिलहाल अशोक वाजपेयी, इन दिनों कुंवर नारायण, साचर है समय, रामदास स्मिथ, सोना माटी, विवेकी राय। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन, कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट की रचना है तो वंशीधर शुक्ल। उपयुक्त पंक्तियाँ अवधि सम्राट कवि वंशीधर शुक्ल की हैं। वंशीधर शुक्ल हिंदी और अवधी भाषा के कवि होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनेता भी थे। उन्होंने मातृभूमि की सेवा करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है, जिसके कारण उन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा है। उनकी कालजयी कविताएं हैं तो उठ जाग मुसाफिर, भोर भाई अब रैन, कहाँ जो सोवत है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम को लुटाए जा। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ
किस रचना से माना जाता है, तो वह तार सप्तक से। हिंदी में प्रयोगवाद का आरंभ तार सप्तक से माना जाता है। 1943 में अज्ञे ने तार सप्तक का एक मंडल बनाया है। तार सप्तक का संपादन तार सप्तक के कवि हैं गजानन माधव, मुक्तिबोध, नेमचंद, भरतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, डॉक्टर रामविलास शर्मा। आगे चलकर अज्ञे ने 1951 में दूसरा सप्तक और 1959 में तीसरा सप्तक प्रकाशित किया है। बाद में नामवर सिंह ने 1979 में चौथा सप्तक प्रकाशित किया। द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है, तो है जयद्रथ वध। यह नहीं है, जबकि प्रियप्रवास, साकेत और रामचरितचिंतामणि ये महाकाव्य हैं। तो जयद्रथ वध खंडकाव्य है 1910 में, शेषनागुप्त प्रियप्रवास महाकाव्य है 1914, हरिदौध साकेत महाकाव्य है 1931, शेषनागुप्त जयद्रथ वध खंडकाव्य है, ठीक है। और रामचरितचिंतामणि महाकाव्य है 1920 और रामचरितोपाध्याय। जयद्रथ वध खंडकाव्य 1910 में शेषनागुप्त द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है रामनरेश मिश्र को किस काव्य संग्रह के लिए 1915 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो है आग की हंसी। रामनरेश मिश्र को आग की हंसी कविता संग्रह के लिए 1915 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इससे पूर्व उन्हें साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए 2001-2002 में सलाका सम्मान तथा 2011 में आम के पत्ते कविता संग्रह के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। उनकी प्रमुख काव्यकृतियाँ हैं कविता संग्रह पक गई धूप, आग की हंसी, कंधे पर सूरज, शब्द सेतु, पथ के गीत, बैरंग बनाम चिट्ठियाँ, आग कुछ नहीं बोलती, बारिश में भीगते बच्चे, हंसी, होंठ पर आंखें नम हैं, आँख के पत्ते आदि। ज्ञान भिन्न है, कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। उपरोक्त का पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं, तो कर्म से। उपरोक्त पंक्तियाँ कामायनी के रहस्य सर्ग से ली गई हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की अंतिम सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह महाकाव्य 1936 में प्रकाशित हुई है। इसमें आदि पुरुष मन की जीवन गाथा का वर्णन है। यह महाकाव्य 15 सर्गों में विभक्त है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं तो प्रेमधन, प्रयाग रामागमन, जीर्णजंपन, आनंद, अरुणोदय, हार्दिक, हर्षादर्श, मयंक, महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, भारत सौभाग्य आदि। भारतेंदु, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद नंद, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी, वेणु गीत, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय पताका, नए जमाने की मुकरी, उत्तर भक्तमाल आदि। प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकों की शतक, श्रृंगार विलास और तिप्यताम आदि। अंबिका दत्त व्यास, पावस 50, सुख सई, हो होरी आदि। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। यह उक्त पंक्तियाँ किस कृति से ली गई हैं, तो मधु कलश से। उक्त पंक्तियाँ हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कवि की वासना कविता से ली गई है, जो मधुकलश काव्य संग्रह में संग्रहित है। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख कृतियाँ हैं मधुशाला, मधुपाला, मधुकलश, मिलनयामिनी, प्रणय पत्रिका, निशान निमंत्रण, दो चट्टानें इत्यादि। पलाशवन नरेंद्र शर्मा की कृति है। दिनकर ने किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या को चित्रण किया है, तो कुरुक्षेत्र। दिनकर के काव्य ग्रंथ कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। यह काव्य महाभारत के भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। दिनकर ने इनकी रचना द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से प्रेरित की है, जबकि उर्वशी दिनकर की द्वारा रचित नाटक है। इसका केंद्रीय भाव प्रेम है। इसमें पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम की मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है। उर्वशी के लिए दिनकर को सन 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। रसमरथी कर्ण के जीवन पर आधारित काव्य है। इसमें समसामयिक प्रश्नों को उठाया गया है, जबकि समदैनिक काव्य राष्ट्रीय का मूल स्तर राष्ट्रीयता है। लोकायतन पंथ की प्रबंध कृति है, जो कि 2 खंडों में विभक्त है, बाह्य परिवेश और अंतस चैतन्य।
लोकायतन तंत्र की प्रबंध है जो 2 खंडों में विभक्त है, वह परिवेश और अंतश्चेतन। प्रबंध खंड में आज़ादी की प्राप्त और द्वितीय खंड में स्वतंत्रता के बाद की स्थिति को वर्णित किया गया है। 660 पृष्ठ का यह प्रबंध का महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। इस महाकाव्य का मुख्य उद्देश्य सामूहिक मुक्ति का भाव है। इस काव्यकृत के लिए पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो उपन्यास। ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? उपन्यास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं। उपन्यास। ठेठ हिंदी का ठाठ देवबाला 1899 ईस्वी, अतखिला फूल 1907 ईस्वी। काव्य कबीर कुंडल 1899 ईस्वी, श्रीकृष्ण शतक 1900, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी, प्रेमाम्बु प्रवाह 1900 ईस्वी, प्रेमाम्बु वरिध 1900 ईस्वी, प्रेमाम्बु प्रश्रवण 1900 ईस्वी और प्रेम पुष्पोहार 1904 ईस्वी, प्रियप्रवास 1914 ईस्वी, ऋतु मुकुर 1917 ईस्वी, पद प्रमोद 1920 ईस्वी, चोखे चौपदे 1924, चुपते चौपते 1924, पद प्रसून 1924, उपहार 1928, रसकलश 1931, कलपत्ता 1938, वैदेही वनवास 1940, परिजात 1940, मर्म स्पर्शी 1944 इत्यादि। आलोचना। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। नाटक प्रद्युम्न विजय 1893, रुक्मणी प्रणय 1894 ईस्वी। हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचना का उल्लेख कीजिए। 38 की भी हलावादी। हरिवंश राय बच्चन हलावादी काव्यधारा के प्रवर्तक कवि हैं। हलावाद का समय 1933 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। इस काव्यधारा में व्यक्तित्व की प्रधानता है। संसार के दुख दर्द निराशा को भूलकर प्रेम की मस्ती में डूबकर प्रेम को ही सर्वस्व मानना हलावाद की प्रमुख विशेषता है। यह काव्य उन्मुक्त प्रेम काव्य व प्रेम व मस्ती के काव्य के नाम से जाना जाता है। इसमें मस्ती, अल्हड़ता और अक्खड़ता है। हलावाद का काव्य पर उमर खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव है। बच्चनकृत मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश हलावाद की धर्मग्रंथ मानी जाती हैं। जिंदगी और गुलाब किस कहानी का संकलन है? तो ऊषा प्रियवदा। किसका कहानी संकलन? जिंदगी और गुलाब किसका कहानी संकलन है? ऊषा प्रियवदा। ऊषा प्रियवदा की कहानी संकलन है तो जिंदगी और गुलाब के फूल। जिंदगी और गुलाब के फूल 1961, फिर बसंत आया 1961, एक कोई दूसरा 1966, कितना बड़ा झूठ 1972 इत्यादि। मृणाल पांडे है दरमियान 1977, शब्दभेदी 1980, एक नीच ट्रेजेडी 1981, एक स्त्री का विदा गीत 1983, चित्रा मुदगल जहर ठहरा हुआ 1980, लाक्षागृह 1982, अपनी वापसी 1983, इस हमाम में 11 लंबी कहानियाँ 1987, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं 1992, जिनावर 1996, भूख 2001, लपटें 2002, पेंटिंग अकेली 2014 आदि। मृदुला गर्ग कितनी कैदें 1975 ईस्वी, टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977, डेफोडिल जल रहे हैं 1978, ग्लेशियर 1980, उर्फ सैम 1986, समागम 1996, मेरे देश की मिट्टी आह 2001 ईस्वी आदि। गोदान उपन्यास की प्रमुख कथा का आधार है तो कृषक जीवन। प्रेमचंद्र कृति गोदान उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य है। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ। इसमें भारतीय ग्रामीण समाज एवं परिवेश का यथार्थ चित्रण किया गया है। उपन्यास का नायक होरी भारतीय कृषक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें किसान दंपति होरी और धनिया के माध्यम से भारतीय किसानों की संघर्षपूर्ण जीवन की करुणगाथा प्रस्तुत की गई है। मालती, मेहता, गोबर, माता दिन आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है तो बूंद और समुद्र। महाकाल बाद में भूख और शीर्षक से प्रकाशित है 1947 ईस्वी। बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी। शतरंज के मोहरे
1959 ईस्वी, सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी, अमृत और विष 1966 ईस्वी, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 ईस्वी, एक द नैमिषारण्य 1972 ईस्वी, मानस का हंस 1972 ईस्वी, नाचो बहुत गोपाल 1978 ईस्वी, खंजन नयन 1981 ईस्वी, बिखरे तिनके 1982 ईस्वी, अग्निगर्भा 1983 ईस्वी, करवट 1985 ईस्वी, पीढ़िया 1990 ईस्वी। सामाजिक उपन्यास का अमरबेल के लेखक हैं तो है वृंदावन लाल वर्मा ने सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। उनके उपन्यासों का विवरण इस प्रकार है। सामाजिक उपन्यास अमरबेल, कुंडली चक्र, प्रेम की भेंट, प्रत्यागत, कभी न कभी, आंचल मेरा कोई, लगन, संगम, सोना, आहत आदि। ऐतिहासिक उपन्यास गढ़कुंडार, विराट की पद्मिनी, मुसाहिब, जू, कचनार, झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे कांटे, माधव जी सिंधिया, भुवन विक्रम, अहिल्याबाई, रामगढ़ की रानी, सोती आग, महारानी दुर्गावती, कीचड़ और कमल, देवगढ़ की मुस्कान और दलित इत्यादि, ललितादित्य आदि। निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथावत का संबंध औपन्यासिक युग से है तो अमरदास का पोथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास प्रकाशन वर्ष, कथावस्तु या विषय वस्तु। अमरदास का पोथा 1976, औपन्यासिक युग। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, हर्षवर्धन कालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। पुनर्नवा 1973, गुप्तकालीन समुद्रगुप्त, ऐतिहासिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि। चारु चंद्रलेख 1963, मध्ययुगीन एवं सातवाहन काल का वर्णन। व्यक्तिवादी उपन्यासों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है तो गोपाल गहमरी। व्यक्तिवादी उपन्यासकार सामाजिक शक्तियों के स्थान पर व्यक्ति की सत्ता और उसके अस्तित्व को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों में भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, रामेश्वर शुक्ल अंचल, भगवती प्रसाद वाजपेयी, उषा देवी मिश्रा आदि प्रमुख माने जाते हैं, जबकि गोपाल गहमरी जासूसी उपन्यास के जन्मदाता हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं तो वो है श्रीनिवास दास। हिंदी के प्रथम उपन्यास और उपन्यासकारों के संबंध में निम्नलिखित विद्वानों का मत है। रामचंद्र शुक्ल, परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी, श्रीनिवास दास, गणपत चंद्रगुप्त, भागवती 1877 ईस्वी और सिद्धाराम फुलौरी। डॉक्टर गोपाल राय, देवरानी जेठानी 1870 हैं, देवरानी जेठानी की कहानी 1870, गौरी दत्त। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्ण प्रकाश चंद्रपोहा जो 1889 में लिखा गया भारतीय द्वारा इसको प्रथम उपन्यास माना है। डॉक्टर श्रीलाल कृष्ण ने चंद्रकांता को जो देवकीनंदन खत्री है 1888 ईस्वी में इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। डॉक्टर श्रीलाल कृष्ण, चंद्रकांता 1888, देवकीनंदन खत्री। निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। सोना माटी मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है, यह विवेकी राय का उपन्यास है। मनोहर श्याम जोशी तथा विवेकी राय के उपन्यासों का विवरण इस प्रकार है। मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास हैं कुरुकुरु स्वाहा 1980 ईस्वी, कसब 1982 ईस्वी, हरिया हरक्रूज की हैरानी 1994 ईस्वी, हमजाद 1996 ईस्वी, टाटा प्रोफेसर 2001, क्याब 2001, कौन हूँ मैं 2006, उत्तराधिकारी 2005 इत्यादि। विवेकी राय के उपन्यास हैं बबूल 1964, पुरुष पुराण 1975, लोक ऋण 1970 ईस्वी, श्वेत पत्र 1979 ईस्वी, सोना माटी 1983 ईस्वी, समर शेष 1988 ईस्वी, मंगल भवन 1994 ईस्वी, नमामि ग्राम 1997 ईस्वी, देहरी की पार 2003 आदि। उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म अशुद्ध है। आइए देखते हैं। करवट 1985, अमृतलाल नागर, काला पहाड़ 1999, भगवान दास मोरवाल, अंधेरे के जुगनू 1953, रंगे राघव, वे दिन 1964, निर्मल वर्मा।
अधोलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है तो है सात नदियाँ एक समंदर। सात नदियाँ एक समंदर 1984 ईस्वी में नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है। मछली मरी हुई 1966 ईस्वी राजकुमार चौधरी। वह अपना चेहरा 1970 ईस्वी गोविंद मिश्र। टेराकोटा लक्ष्मीकांत वर्मा। फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण है तो है जुलूस। जुलूस 1965। पूर्वी पाकिस्तान में विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण मैलांचल 1954। बिहार राज्य के पूर्णिया जिले की मेरीगंज को कथा का केंद्र बनाया गया है। दीर्घ तपा 1964। वीमेंस वेलफेयर की आड़ में महिलाओं के यौन उत्पीड़न को उजागर किया गया है। पलटू बाबू रोड 1979। यह एक कस्बे की कहानी है। इसमें सामाजिक अंतर्विरोधों तथा राजनीतिक भ्रष्टाचारों को उजागर किया गया है। प्रेमचंद शताब्दियों से पदललित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के संबंध में उत्कथन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रेमचंद के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन: प्रेमचंद शताब्दियों से पदललित, अपमानित और अपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। अगर आप उत्तर प्रदेश की समस्त जनता के आचार विचार, रहन सहन, भाषा, भाव, आशा आकांक्षा, सुख दुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता है। त्रिशंक कहानी। त्रिशंक कहानी संग्रह के रचनाकार हैं तो है मन्नू भंडारी। त्रिशंक कहानी के रचनाकार हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी। मैं हार गई, यही सच है 1966। एक प्लेट सैलाब 1968। तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968। त्रिशंक 1978 ईस्वी आदि। गीतांजलि श्री अनुगोज 1995। वैराग्य 1996 और यहाँ हाथी रहते थे 2002 आदि। अज्ञे विपथगा 1937। परंपरा 1940। कोठरी की बात 1945। शरणार्थी 1948। जयदोल 1951। अमर बल्लरी 1945। अय तेरे प्रतिरूप 1961 आदि। मृणाल पांडे दरमियान 1977। शब्दभेदी 1980 ईस्वी। एक नीच ट्रेजेडी 1981 ईस्वी। एक स्त्री का विदा गीत 1983 आदि। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? वो है चौपट। पीली आंधी और चौखट। पीली आंधी और चौखट कमलेश्वर का कौन सा नहीं है? चौखट। पीली आंधी और चौखट कमलेश्वर का नहीं है। है ना, इसमें ए और डी होगा। जबकि डाक बंगला और पाकिस्तान कमलेश्वर का है। कमलेश्वर के उपन्यास हैं एक सड़क 57 गलियां 1957। डाक बंगला 1959। लौटे हुए मुसाफिर 1961। समुद्र में खोया आदमी 1967। काली आंधी 1974। तीसरा आदमी 1976। आगामी अतीत 1976। यह वही बात 1980। सुबह दोपहर शाम 1982। रेगिस्तान 1988 ईस्वी। कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी आदि। प्रभा खेतान आओ पेपे घर चले 1990। तालाबंदी 1991। छिन्नमस्ती है इसमें 1993 ईस्वी। अपने अपने चेहरे 1994 ईस्वी। पीली आंधी 1996 ईस्वी आदि। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सम्मिलित करके सही कूट का चयन कीजिए। श्यामा स्वप्न ठाकुर, जगमोहन सिंह, नरेंद्र मोहन, देवकीनंदन खत्री, मायाविनी गोपाल गहमरी और पृथ्वीराज चौहान, बलदेव प्रसाद। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं तो रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी पैरों में पंख बांधकर 1952। उड़ते चलो उड़ती चलो 1954। भागवत शरण उपाध्याय कलकत्ता से पेकिंग 1950। सागर की लहरों पर 1959। राहुल संकीर्तन तिब्बत की यात्रा 1937 ईस्वी। मेरी लद्दाख यात्रा 1939 ईस्वी। किन्नर देश में 1948 ईस्वी और रूस में 25 मार्च 1952 ईस्वी आदि। निम्नलिखित में से रेखा चित्र का तत्व नहीं है तो है अभिनेता। अभिनेता नहीं है। अभिनेता नाटक के तत्व नहीं है, जबकि अन्य विकल्प वर्ण, विषय और चित्रोद्घाटन तथा उद्देश्य रेखाचित्र के तत्व है। रेखाचित्र में किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या निजी अनुभूतियों को शब्दों के माध्यम से रेखांकित किया जाता है। पदम सिंह शर्मा द्वारा रचित पद्मपराग हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संग्रह है। निम्नलिखित नाटकों और उसके रचयिताओं से संबंधित एक युग्म सही है तो वो है
करबला 1924, प्रेमचंद्र। अज्ञातवास, द्वारिका प्रसाद मिश्र। कामना 1927, जयशंकर प्रसाद। वरमाला 1925, गोविंद बल्लभ पंत। मुतखबुत्तावारीश पुस्तक के लेखक हैं तो है मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल। मुतखबुत्तवारीख यह मुंशी सदा सुखलाल के लल्लू लाल, प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, माधो नल, राजनीति, लाल चंद्रिका, सदन मिश्र, नष्ट केतोपाख्यान, इंशा अल्लाह खां, उदय भानचरी, रानी केतकी की कहानी। स्त्री विमर्श की निम्नलिखित कृतियों में से उपन्यास रचना है तो ये है पिछले पन्ने की औरत, शरद सिंह द्वारा रचित है जो उपन्यास है। बाकी आगे देखते हैं। पहले पन्ने की औरत शरद सिंह द्वारा रचित उपन्यास है। यह उपन्यास भेड़िया समाज की उन औरतों पर आधारित है जो सदियों से उपेक्षित और शोषित जीवन जीने के लिए विवश हैं। शरद सिंह कृत उपन्यास है पहले पन्ने की औरत 2005, पंचकौड़ी 2009 तथा कस्बाई सिमोना 2012। नेक्स्ट है नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है। नाटक है ना, तो करबला प्रेमचंद्र, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती, रथ का कंगन सुरेंद्र वर्मा, अंजो दीदी उपेंद्र नाथ आस्के। जुलूस रुका विवेकी राय। जुलूस रुका 1970, विवेकी राय। बंगाल का अकाल, अल्मोड़े का बाजार और स्वराज भवन, प्रकाश चंद्र गुप्त। युद्ध यात्रा, धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो जो है उसको देखते हैं। हमारे जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज, लोहिया, बालराज मधोक, चैतन्य महाप्रभु, अमृतलाल नागर, महायोगी शिवराज प्रसाद सिंह। निम्नलिखित युग्मों से विकल्प डी गलत है क्योंकि महायोगी शिवप्रसाद सिंह की रचना नहीं। शिवप्रसाद सिंह द्वारा रचित कृत उत्तर योगी श्री अरविंद 1972 ईस्वी जीवनी परक उपन्यास है। उनकी अन्य कृतियां हैं उपन्यास हैं अलग अलग वैतरणी, गली आगे मूर्ति है, नीला चांद, शैलूष, मंजूसीमा, कुहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, वैश्वानर आदि। कहानी संग्रह है आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दासराय, अंधेरा हंसता है, भेड़िया, दादी माँ, नन्हा आदि। निबंध संग्रह है शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग और चतुर्दिक आदि। डायरी साहित्य से संबंधित कमलेश्वर की कृति है देश देशांतर। कमलेश्वर देशांतर 1992 ईस्वी। रघुवीर शायद दिल्ली मेरा प्रदेश 1976 ईस्वी। राजेंद्र अवस्थी सैलानी की डायरी 1976 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है तो जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त को मार्क्सवादी समीक्षा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि वे नई कविता के प्रमुख कवि हैं, जबकि शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा तथा मुक्तिबोध मार्क्सवादी समीक्षक हैं। इनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। मार्क्सवादी समीक्षक शमशेर बहादुर सिंह। रचनाएं दोआब 1947। शमशेर बहादुर सिंह की कुछ गद्य रचनाएं हैं 1989, कुछ और गद्य रचनाएं हैं 1992 ईस्वी। मार्क्सवादी समीक्षक हैं रामविलास शर्मा। रचनाएं प्रेमचंद्र 1941 ईस्वी, निराला 1946 ईस्वी, प्रेमचंद्र और उसका युग 1992 ईस्वी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र 1993 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी, आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी। निराला की साहित्य साधना क्रमशः 1969 से 1972 और 1976 ईस्वी में। 3 खंडों में प्रकाशित भारतेंद्र युग और हिंदी भाषा का विकास परंपरा 1975 ईस्वी। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 ईस्वी। नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 ईस्वी। परंपरा का मूल्यांकन 1981 ईस्वी आदि। मार्क्सवादी समीक्षक मुक्तिबोध। रचनाएं कामायनी का एक पुनर्विचार 1961 ईस्वी, नई कविता का आत्मसंघर्ष 1964 ईस्वी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 ईस्वी आदि। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित आत्मकथा किसकी है तो है बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत अर्धकथा 1600
41 ईस्वी 1641 ईस्वी है। यह आत्मकथा पद में लिखी गई है। इसमें उन्होंने अपने जीवन के 55 वर्षों का विवरण ब्रज भाषा में प्रस्तुत किया है। निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है। वह है जलती हुई नदी। जलती हुई नदी। कमलेश्वर जो मैंने जिया यादों का चिराग, जो मैंने जिया 1992, यादों का चिराग 1997, जलती हुई नदी 1999। रामविलास शर्मा अपनी धरती अपने लोग 1996, 3 खंडों में। बलराम पीर पर्वत। ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन 1997 ईस्वी। नाम इसलिए बड़ा नहीं कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि इसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। उपयुक्त पंथ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना। उपयुक्त पंथ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यह निबंध संग्रह कुटच से ली गई है और हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, विचार और वितर्क 1954, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964 और आलोक पर्व 1972। भूत के पाँव पीछे निबंध के लेखक हैं हरशंकर परसाई। हरशंकर परसाई के निबंध है पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी, जैसे उनके दिन फिरे 1963 ईस्वी, सदाचार की तावीज़ 1967 ईस्वी, शिकायत मुझीब है 1970 ईस्वी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 ईस्वी, अपनी अपनी बीमारी 1972 ईस्वी, वैष्णव की फिसलन 1976 ईस्वी, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 ईस्वी, भूत के पाँव बेईमान की परत सुनो भाई साधो 1983 ईस्वी, तुलसीदास चंदन घिसे 1986, कहत कबीर 1987, हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी ऐसा भी सोचा जाता है 1993 ईस्वी, पाखंड का अध्याय 1998 ईस्वी, आवारा भीड़ के खतरे 1998 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो है कौन सा सत्य है? तो कल्याणी मगध की पटरानी है, यही गलत है। जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो कल्याणी मगध की पटरानी, ये गलत है। सही क्या है? अलका गंधार राजकुमारी है, कार्नेलिया भारत की सराहना करती है और राक्षस नंद का मंत्री है। कल्याणी मगध की पटरानी नहीं बल्कि मगध की राजकुमारी है। विकल्प भी गलत है। भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो है ये। सही क्या है? भाषा प्रतीक व्यवस्था है, भाषा अनुकरण की से सीखी जाती है, भाषा व्यवहार सामाजिक है। जो असत्य है वो जो गलत देखते हैं, भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है। भाषा प्रतीक व्यवस्था है, किसी वस्तु चिन्ह पहचान या प्रतिरूप को प्रतीक कहते हैं जो सदृशता या परंपरा द्वारा किसी अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व करती है। भाषा परिवार तथा समाज के अनुकरण से सीखी जाती है। यह व्यवहार सामाजिक होती है क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम समाज में अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं। वर्ष ध्वनियों का उच्चारण। जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है। वर्ष ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है। हिंदी में ना, ला, रा, सा वर्ष ध्वनियाँ हैं। विकल्प ए सही है। री ध्वनि है। री ध्वनि कैसी है? तो मूर्धन्य है। मूर्धन्य है री, टा वर्ग और रा और सा। उच्छित व्यंजन है ड़ा, ढा। पार्श्विक है ला। संघर्षी है सा, सिटी वाला सा, हा, खा, गा, फा, जा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 इसमें अष्टसूची में इसमें अष्टम सूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है। इस सूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ये भाषाएं असमिया, बांग्ला और गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, डोंगरी, संथाली,
मैथिली एवं बोडो है। 1943 में संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी। 1945 प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित प्रावधान है। 1949 और भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि अयोगवाह है? तो सी अन आहा। अयोगवाह अन आहा स्वर है अ आ और स्पर्श व्यंजन है का ख गा अंगा। उच्छिद व्यंजन है डा अड़ा है। निम्नलिखित युग गलत है। जो गलत है वो है लेखा परीक्षा ऑडिट, है ना। लेखा परीक्षा का अनुवाद एडिटर होता है, जबकि ऑडिट का अर्थ होता है लेखा परीक्षा होता है। अर्थ एक गलत है। निम्नलिखित में महाप्राण ध्वनि है तो ढा और धा। श्वास वायु के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं, महाप्राण अल्पप्राण। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख विवर से बाहर आती है उसे महाप्राण ध्वनि कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण का खा छा झा ठा ढा धा था धा फा भा तथा सा ख सा हा और विसर्ग भी महाप्राण हैं। अल्पप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है उसे अल्पप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग अल्पप्राण है। का गा अंगा चा जा इया टा डा अड़ा ता दाना पा बामा तथा अंतस्थ या रा लावा अल्पप्राण हैं। निम्नलिखित में से एक कथन सही है। निम्नलिखित से एक कथन स्वर तंत्र के आधार पर वर्णों के दो भागों में बांटा गया है, घोष तथा सघोष। घोष सघोष वर्ण। इन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में मिल जाती हैं, वायु धक्का देते हुए बाहर निकलती है। प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन गा घा डा जा झा इया डा ढा अड़ा दा धा ना बा भा मा या रा ला वा हा घोष यानी सघोष वर्ण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त सभी स्वर भी घोष वर्ण होते हैं, जबकि इसकी संख्या 31 होती है। अघोष वर्ण। इन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में नहीं मिलती हैं, जिसके आधार पर वायु आसानी से बाहर निकल जाती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व्यंजन अघोष का खा चा छा टा ढा टा ठा ता था पा फा और सा ख सा। इसकी संख्या 13 है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आकाशवाणी भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के रेडियो प्रसारण सेवा है। इसका ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्थात बहुत लोगों के हित के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिए। विकल्प भी सही है। ई कॉमर्स के लाभ के संबंध में निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। जो सत्य है, नगद राशि की आवश्यकता नहीं होती है। दुकान अथवा प्रतिष्ठान तक जाने की आवश्यकता नहीं है। धन श्रम समय की बचत होती है। ई कॉमर्स ई व्यवसाय इंटरनेट के माध्यम से वस्तु की भौतिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान कर घर बैठे नहीं होता है। इंटरनेट के जरिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदते समय विश्वास की कमी होती है, क्योंकि भौतिक दुकान की तरह हम अपने प्रोडक्ट को पास से नहीं देख सकते हैं और न ही छू कर उसकी क्वालिटी के बारे में जान सकते हैं। इसलिए प्रोडक्ट के सही या गलत होने की शंका बनी रहती है। अतः उपयुक्त विकल्पों में डी गलत है। निम्नलिखित में से किसी अविकारी शब्द माना जाता है तो वह है अव्यय। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार नहीं बनता, अर्थात प्रत्येक स्थिति में वह अपने मूल रूप में ही बना रहता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। इसे अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्दों के भेद क्रिया विशेषण यहाँ वहाँ, इधर उधर, बाहर भीतर, बहुत बड़ा, अत्यंत आदि। संबंध बोधक निकट, दूर, साथ, द्वारा, तरफ इत्यादि। समुच्चय बोधक और, एवं, अथवा, किंतु, परंतु, क्योंकि इत्यादि। विस्मय बोधक हे, वाह, काश, शाबाश, अरे, हाय इत्यादि, है ना। भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा में मुनित्रयी के नाम से प्रसिद्ध विद्वानों में सम्मिलित नहीं है तो भर्तृहरि।
भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा में मुनित्रयी के नाम से प्रसिद्ध विद्वानों में सम्मिलित हैं तो पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। भर्तृहरि संस्कृत के एक महान कवि और संस्कृत साहित्य के इतिहास में नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध है। भर्तृहरि मुनित्रयी के विद्वानों में सम्मिलित नहीं है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी के अतिरिक्त इनमें से कौन सी बोली समाहित की जाती है तो वह है बघेली। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, करवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, बांगड़ू, कन्नौजी और राजस्थानी। राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी, मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी, मालवी। पहाड़ी है गढ़वाली, कुमाऊनी। बिहारी है मैथिली, मगही, भोजपुरी। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट से प्राप्त नहीं है तो है ई हार्वेस्टर, ई लर्निंग, ई बैंकिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये सही है। हाँ, ई हार्वेस्टर की सेवा इंटरनेट से प्राप्त नहीं होती है, जबकि ई लर्निंग, बैंकिंग एवं ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरनेट सेवा प्राप्त होती है, अतः विकल्प डी गलत है। शब्द की परिभाषा है सार्थक ध्वनि समूह। सार्थक ध्वनि समूह जिसका अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, कमल, गाय, घर इत्यादि। विशिष्ट पदरचना रीति कथन किस आचार्य का है तो है आचार्य बामन का। आचार्य बामन का विशिष्ट पदरचना रीति कुंतक का वक्रोक्त जीवितम आनंदवर्धन का है ध्वनिरात्मक काव्यस्य। ध्वनिरात्मक काव्यस्य। नेक्स्ट है मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को बुद्धिहीनता और परमुखापेक्षिता से बचा ना सके, जो हृदय को पर दुख संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कथनकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कथन मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गहीनता और प्रमुखापेक्षिता से बचा ना सके, जो उसकी आभा को तेजोदीप्त न कर सके, जो हृदय को पर दुख कातर और पर दुख संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। कथनकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कथन जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। कथनकार हैं डॉक्टर नगेन। आगे कथन है साहित्य के इतिहास में हम साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। साहित्यिक रचनाएं भी मानवीय क्रियाकलापों से भिन्न नहीं हैं, अपितु वे विशेष वर्ग के मनुष्य की विशिष्ट क्रियाओं की सूचक हैं। व्यंग जीवन है, व्यंग जीव है, कवित्व है, शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम लाभ्य है वर्णय व्यंग प्रसंग। उक्त कथन किस आचार्य का है तो है प्रताप शाही। प्रताप शाही व्यंग जीव है, कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है, वर्णय व्यंग प्रसंग। मम्मट है तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वर्णाकृति पुनः कपि। भिखारी दास है रस कविताओं को अंग भूषण है, भूषण सकल गुण स्वरूप और रंग भूषण करे क्रूपता। कुलपत मिश्र दोष रहित और गुण सहित है, कछुक अल्प अलंकार शब्द अर्थ सो कवित्व है, ताको करो विचार। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं तो अरस्तु। विरेचन अरस्तु पेरीपोइटिकेस अन पोइटिक्स। उदात्तवाद लोजाइनुस और पेरीउप्सुस। कल्पनावाद है कॉलरिज और बायोग्राफिया लिटरेरिया। वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत है टी एसिडियस द वेस्टलैंड द सेक्रेड रूट द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन पोएट्री एंड पोएट्स इत्यादि है ना। रस सिद्धांत रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है तो है आचार्य अभिनव गुप्त। रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी सिद्धांत एवं अनेक प्रवर्तकों का
विवरण है तो अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त, उत्पत्तिवाद भट्टलोलट, अनुमतवाद शंकुक और भुक्तिवाद भट्टनायक। रस निष्पत्ति के संबंध में भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की उद्भावना किस आचार्य ने की है तो भट्टनायक। रस निष्पत्ति के संबंध में भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की उद्भावना आचार्य भट्टनायक ने की है। भट्टनायक के अनुसार काव्यात में रस निष्पत्ति के 3 व्यापार होते हैं, अविधा, भावकत्व और भोजकत्व। अविधा शक्ति द्वारा काव्य के शब्दार्थ का ज्ञान होता है, भावकत्व किया गया सहृदय के स्थायी भाव एवं विभाव आदि का साधारीकरण हो जाता है और भोजकत्व क्रिया द्वारा सत्वोद्रेक होने लगता है, अर्थात रजोगुण और तमोगुण का नाश होकर शुद्ध सत्वगुण का उद्रेक होने लगता है। यही सत्वोद्रेक साधारीकरण है, अतः विकल्प भी सही है। वयोनुरूपः प्रथमास्तु वेशो वेशानुरूपश्च गति प्रचार। औचित्य के संदर्भ में उक्त कथन किस आचार्य का है तो आचार्य भरत मुनि। वयोनुरूप प्रथमस्तु वेशो वेशानुरूपश्च गति प्रचारः, गति प्रचारानुगतं च पाठेयं पाठयानुरूपो अमीयश्च कार्ये। औचित्य के संदर्भ में उक्त कथन भरत मुनि का है। यह कथन उसके ग्रंथ नाट्यशास्त्र में वर्णित है। औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य की आत्मा मानकर काव्य शास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों के बीच एक समन्वयकारी अर्थात औचित्य सिद्धांत की स्थापना की है, इसीलिए उन्हें समन्वयकारी आचार्य भी कहा जाता है। आचार्य क्षेमेंद्र के शब्दों में है अलंकारस्त्वलंकारः गुणा एव गुणः सदा। औचित्य रस सिद्धस्य स्थिर काव्यस्य जीवितम। क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा में औचित्य के 27 भेद माने हैं। पदवाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेष, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, शख, अभिप्राय, स्वभाव, ससंग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम तथा आशीष। काव्यालंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है तो वामन 8वीं शती काव्यालंकार सूत्रविद, भामा 6ठी शती काव्यालंकार, जयदेव 13वीं शती जयदेव 13वीं शती चंद्रलोक, दंडी 6ठी शती काव्यदर्श। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारण पश्यते कथन किस आचार्य का है तो है आचार्य दंडी का। दंडी काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान पश्यते। मम्मट तद दोष शब्दार्थ संगुणावनाकृति पुनः कपि। वामन काव्य शब्द द्वयम गुणांकार साहित्यो शब्दार्थयो वर्तते। रुद्रट शब्दार्थयो काव्यम। आदोष सगुण अलंकार काव्यम। उक्त कथन किस आचार्य का है तो हेमचंद्र का है। हेमचंद्र आदोष सगुण अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। जयदेव अंगीकरोति च काव्यम शब्दार्थ वर्णन कृति। आनंदवर्धन है काव्यास्यात्मा ध्वन रीति बुद्धर्यम समाम्ना पूर्व विश्वनाथ वाक्य रसात्मक काव्यम। नेक्स्ट है उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया है तो जॉन वार्थ ने किया है। किसने किया है जॉन वार्थ ने किया है। नेक्स्ट है उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग जॉन वार्थ ने सन 1967 ईस्वी में कला के संदर्भ में किया है, जबकि लियोटार्ड ने आगे चलकर सन 1979 ईस्वी में उत्तर आधुनिकता को अधिक व्यापकता प्रदान किया है। लियोटार्ड के अतिरिक्त पाडीमाना, नीसे, फूको, जैक दरेदा तथा फ्रेडरिक जैसमन उत्तर आधुनिकतावाद के प्रमुख समर्थक हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिस प्रकार आत्मा की
मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। नंद दुलारी वाजपेयी काव्य को प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अपने अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इससे सौंदर्य संवेदनाओं को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। 96 कविता भाव का स्वच्छंद प्रभाव नहीं है, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, उसे मुक्ति का नाम है। यह कथन किस विचारक का है? तो एलियट का। एलियट कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं है, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उसे मुक्ति का नाम है। क्रोचे सहजानुभूत अभिव्यक्ति की आंतरिक प्रक्रिया है। अरस्तु चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की तरह का भी अनुकरता है। रिचर्ड मेरे विचार में आलोचना अनुभूतियों के पृथक्करण तथा मूल्यांकन का प्रयास है। यह हम तब तक नहीं कर सकते जब तक अनुभूतियों के स्वरूप का कुछ ज्ञान न हो अथवा मूल्यांकन एवं संप्रेषण के सिद्धांत न हो। अमी झरते चहु और सो नयन ताप हरिलेत, राधा जू के वदन अस चंद उदित कहीं हेत। उक्त उदाहरण में अलंकार है तो प्रतीप अलंकार है। उक्त उदाहरण में प्रतीप अलंकार है। प्रतीप साम्य मूलक अलंकार है। इसका शब्दार्थ उल्टा या विपरीत होता है। यह उपमा बिल्कुल उल्टा है। यह उपमा का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर प्रसिद्ध उपमान को उपमेय अथवा उपमेय को उपमान सिद्ध करके उपमेय उपमान की उत्कृष्टता वर्णित की जाती है। यह पंक्ति है, यह आगे है, सही सुमिलित किए। आइए रिचर्ड मूल सिद्धांत, अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, टी.एस. इलियट निर्वैतिक सिद्धांत, कॉलरिज कल्पना सिद्धांत। कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया है। तो किसने किया है? तो गार्सा दत्तासी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात फ्रेंच विद्वान गार्सा दत्तासी 1799 से 1878 ईस्वी ने किया है। इसका ग्रंथ इस्तवार दाला लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखित है। इस ग्रंथ में दो भाग हैं। प्रथम भाग 1839 तथा द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ है। इसमें कवियों का वर्णन कालक्रमानुसार न होकर वर्णानुक्रम से किया गया है। इस ग्रंथ में वर्णित प्रथम कवि का नाम हेमंत पंत है। इसमें वर्णित प्रथम कवि का नाम हेमंत पंत है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने गार्सा दत्तासी के इस ग्रंथ का अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराशा होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। इसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। कथन किसका है? तो पृथ्वीराज रासो का है, के बारे में कहा गया है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उत्कथन चंद्रबरदाई द्वारा रचित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो तथा हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को माना है। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता के संदर्भ में विद्वानों के बीच मतभेद रहा है। प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं जर्गियर्सन, मिश्रबंधु, कर्नल टाड, श्यामसुंदर दत्त, मोहनलाल विष्णुनाथ पांड्या, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि। अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास आदि। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? तो है पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को कड़वक शैली कहते हैं। स्वयंभू रचित पाउंचरू प्रथम कड़वकबद्ध रचना है। जम्मू स्वामी चरिव तथा महापुराण में भी कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। सिद्ध है ना।
सिद्धों की भाषा को सांकेतिक अर्थ रखने के कारण सिद्धों की वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की ब्रजयान या सहजयान शाखा से है। इनकी संख्या 84 मानी गई है। सरापा, शबरपा, लुइपा, डोमिपा, कड़प्पा, कुकृपा आदि सिद्ध कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तिकाल, सगुण धारा, फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत प्रगृहित किस कवि के लिए कहा गया है को कवि हृदय नहीं मिला था। इसमें वह सहृदय और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। कथन है केशव के बारे में कहा है। ठीक है, शुक्ल ने शुक्ल का कवियों के संबंध में कहे गए कथन है ना। केशव के संबंध में केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उसमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। गंग के संबंध में सरस हृदय के अतिरिक्त वाग वैदग्ध्य भी इनमें प्रचुर मात्रा में था। भिखारी दास के संबंध में इनकी रचना कला पक्ष के संयम और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। रहीम के संबंध में तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्व साधारण के मुंह पर रहते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज गियर्सन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, गार्षद दत्तासी, इस्तवार, दला, चित्रोद, इंदोई हिंदुस्तानी, शिव शिवशंकर, शिव सिंह सरोज, सुखदेव बिहारी मिश्र, पंडित गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र है। मिश्र बंधु विनोद हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। तो है राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास। आचार्य हजारी द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। डॉक्टर भागीरथी मिश्र हिंदी भाषा का इतिहास। अमानस के पर झिलमिल, चंदा, पूनम के धरिशूर और माद के पर व्यंद गरजे और वाजत अनहद दूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम है गोरखनाथ। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नाथों की संख्या 9 मानी गई है। नागार्जुन, जड़ भारत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मलयार्जुन गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया है। इसमें हठ शब्द में हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्रमा है। पृथ्वी राशों में कितने समय हैं? तो है 69 समय है। पृथ्वी राशों में 69 समय सर्ग हैं। पृथ्वी राशों चंद्रवरदाई द्वारा रचित हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यह ग्रंथ पिंगल शैली में लिखा गया है जो ब्रज भाषा और राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। इसमें 72 प्रकार के वर्णित मात्रिक छंदों का प्रयोग किया गया है, किंतु चंद्रवरदाई का प्रिय छंद छप्पा है। इसमें वीर और श्रृंगार की प्रमुखता है, लेकिन इसका अंगिरस वीर माना गया है। आचार्य महावीर द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो वह है बीज वपन काल। इतिहास और आदिकाल का नामकरण। आचार्य महावीर द्विवेदी बीज वपन काल, रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल, राहुल संकीर्तन सिद्ध सामंत युग, जारगियर्सन चारण काल, डॉक्टर रमाशंकर सूर्यसाल जय काल, मिश्र बंधु आरंभिक काल, हजारी द्विवेदी आदिकाल, धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश काल, मोहन अवस्थी आधार काल। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया है तो है डॉक्टर मोहन अवस्थी। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम मोहन अवस्थी ने दिया है। डॉक्टर रमाशंकर सूर्यसाल ने आदिकाल को जय काल कहा है। विकल्प सी। साहित्य को जनता के चित्रबिंब का संचित प्रतिबिंब माना है तो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रबिंब का संचित प्रतिबिंब होता है। महावीर द्विवेदी ज्ञान की
राष्ट्र के संचित कोश का नाम साहित्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का बाहर आना वैसा ही था जैसे आज। नंद दुलारे वाजपेयी, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। लोक वार्ता के संबंध में निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है। लोक वार्ता में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन या विकास होता जाता है। लोक साहित्य में प्रचलित पुरानी प्रथाओं, धारणाओं, विश्वासों आदि से संबंधित आलिखित साहित्य और पौराणिक बातें जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तित और विकसित होती जाती हैं उसे लोक वार्ता कहते हैं। इसका कोई शाश्वत स्वरूप नहीं है। लोक वार्ता का लेखक कोई प्रसिद्ध लेखक नहीं होता, ना ही इसकी कोई साहित्यिक शैली है, अतः विकल्प ए सही है। अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? जो सही है उसको देखते हैं। पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था, संतरास, कुंठा आदि अंकित की गई है। वैयक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासक अंधापन का परिचय देता है। युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है। अंधा युग में कृष्ण की प्रतिष्ठा नहीं की गई है, अतः विकल्प सी गलत है ना, जबकि अन्य विकल्प सही हैं। अंधा युग 1955 में धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीत नाट्य है। इसमें महाभारत के 18वें दिन के युद्ध के बाद की कथा को लेकर श्री कृष्ण की मृत्यु तक की कथा को आधार बनाया गया है। यह नाटक 5 अंकों में विभाजित है। कौरवी नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्थशास्त्र, गांधारी का शाप, विजय, एक क्रमिक आत्महत्या, अंतिम अध्याय, समापन। प्रभु की मृत्यु के साथ ही नाटक की समाप्ति हो गई है। जाकी उपनाम तखल्लुस में से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गज़लें लिखता था? तो वो है जगन्नाथ रत्नाकर। जाकी उपनाम से हिंदी में प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर उर्दू में गज़लें लिखते थे। जगन्नाथ रत्नाकर को भक्ति काल और रीत काल का समन्वयक कहा जाता है। वे आधुनिक काल में ब्रजभाषा के अंतिम बड़े कवि हैं। बिहारी उनके आदर्श कवि हैं। रत्नाकर की रचनाएं हैं गंगावतरण 1923, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी आदि। भविष्यत कहाँ के लेखक हैं? तो है धनपाल। भविष्यत कहाँ धनपाल, कड़कंड चरित रास है कनकामर मुनि, कुमार पाल प्रतिबोध, सोमप्रभ सूर्य। प्रगतिवादी काव्य के विषय में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? तो है सी। जो सही हो देखते हैं। इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है। इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है। शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है। प्रगतिवादी काव्य में धार्मिक भावनाओं के प्रति आस्था का भाव था, जबकि अन्य सभी विकल्प सही हैं। ये गलत है। ठीक है। प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव, शोषितों के प्रति सहानुभूति, शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार, क्रांति की भावना, ठोस यथार्थवाद का चित्रण, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, नव निर्माण की भावना, मुक्तक छंदों की प्रधानता आदि। सुमेलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना। तो गोरखनाथ और उनका युग, रंगे राघव, नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पीतम्बर दत्त बड़द्वाल, सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। शिव कुमार वर्मा हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ। बाबू गुलाब राय हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। रामचंद्र शुक्ल, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकता चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ है, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? वो है नंददास तथा चतुर्भुजदास। वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभदास, सूरदास, परमानंददास और कृष्णदास, जबकि गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास, विठल नाथ
के शिष्य थे, अतः विकल्प सी गलत है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल के नाम देने वाले विद्वान हैं तो रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर रसाल कला काल, विश्वबंधु अलंकृत काल, विश्वनाथ श्रृंगार काल और रामचंद्र शुक्ल रीत काल आदि हैं। ठीक, एक बार पुनः देखते हैं कि रमाशंकर शुक्ल रसाल कला काल, विश्वबंधु अलंकृत काल, विश्वनाथ मिश्र श्रृंगार काल, रामचंद्र शुक्ल रीति काल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।